हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पार्ट 9 के बारे में, जिसमें देखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले बिहार एसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि द्वितीय पंच योजना का जो कार्यकाल था कितना था, 56 से 61 तक, और इसके बीच में कई सारे उद्योगों की स्थापना की थी, जिसमें फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र था। उसी तरह से अगर बात करें तो राउरकेला भी आप देख सकते हैं, भिलाई था, इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, और इसकी अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या होता है कि जो योजना आयोग जो बनाता है अपना, अब तो नीति आयोग हो गया, जो नीति आयोग जो भी योजना पंचवर्षीय बनाता है तो उसका अनुमोदन यानी कि लास्ट में यही इसका जो कि पूरी तरह से देखरेख करने के बाद ही उसको स्टार्ट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि 6 अगस्त 1952। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अक्षय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला ई साक्षर जिला घोषित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालापुरम। मालापुरम कहाँ पे पड़ता है तो ये फ्रेंड्स केरल का एक जिला है, जो कि भारत का पहला डिजिटल राज्य की बात करें तो केरल राज्य का एक जिला है मालापुरम, जिसको कि ई साक्षर जिला घोषित किया गया था अक्षय योजना के अंतर्गत। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर पूछ लेता है कि पूर्ण साक्षर जिला कौन है, संपूर्ण साक्षर जिला, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होता है एर्नाकुलम। लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछे ई साक्षर जिला की बात की जा रही है अक्षय योजना के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है कि कम से कम प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति जो है ई साक्षर बनाया गया था इस योजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालापुरम। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है फ्रेंड्स, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसका डेट भी आप याद रखेगा। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय अन्न योजना की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति फ्रेंड्स यानी कि इन्फ्लेशन जब होता है उस कंडीशन में सबसे अधिक जो प्रॉफिट होता है वो किसे होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिबेटर को। ऑप्शन बी रेडी को बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, अक्सर मैं आपको कई सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जैसे सबसे पहले बात करें उत्पादक वर्ग, जिसके अंतर्गत कृषक, उद्योगपति, व्यापारी आते हैं, उनको लाभ होता है। साथ साथ यहाँ पे रेडी को भी लाभ होता है, और ऋणदाता जो होते हैं उनको हानि होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रुपए के अवमूल्यन का संकल्प लक्ष्य है। तो बताइए फ्रेंड्स कि रुपए के अवमूल्यन का संकल्प लक्ष्य क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति करना और बढ़ते आयात को रोकना। इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसका लक्ष्य होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। जो भारत में मुद्रास्फीति होती है वो किस तरह से मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन की बात करें तो ये क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह जो परिभाषा थी वो किसने जो कि दी थी, प्रस्तुत की थी। इसका राइट आंसर है क्रॉमर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेसम की बात जब भी आए तो आपको मुद्रा के याद रखना है कि ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंध रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि YH मालेगाम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बैंकों में खराब ऋण, धोखाधड़ी के बढ़ते जो मामले थे और इनमें ऑडिट की निगरानी हेतु YH मालेगाम समिति की नियुक्ति की गई थी और इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और फ्रेंड्स ये RBI के द्वारा किया गया था और जिसको अगर बात करें कि कब गठन किया गया था 2018 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1, 2, 3 आपको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि सभी नोट व सिक्के जारी करना। तो आपको पता है कि सभी नोट और सिक्के जारी नहीं किया जाता है। जैसे 1 रुपये के जो नोट होता है उस पर तो भारत के सचिव का हस्ताक्षर होता है, वो भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा यानी कि उसको नहीं किया जाता। ठीक है, तो सभी नोट यहाँ पे नहीं कह सकते, इस वजह से पहला ये पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सभी नोट के सिक्के का वितरण करना इसका कार्य होता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। और मौद्रिक जो नीति का निर्धारण करना होता है ये भी फ्रेंड्स लागू इसी के द्वारा कहता है और निर्धारित भी RBI ही करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कथन सही है वो 2 और 3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन की समय समय पर निकालता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एनर्जी स्टैटिक्स किसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। अब CSO की स्थापना कभी थी ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स मई 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कभी कभी पूछा कब कौन सी मई, तो 2 मई भी आप याद रखिएगा, 2 मई 1951 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मल जो एनर्जी है वो मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, RBI के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए RBI के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें पता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट क्या करें कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या हो? अकाउंटिंग जो ईयर होता है इसका कब होता है, कब से कब माना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष? इसका राइट आंसर है कि या फिर करेक्ट आंसर होगा अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से लेकर फ्रेंड्स जो कि 31 मार्च तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे अप्रैल से मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमिलित कीजिए, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो चलिए क्या करके मैच करते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, देखिए राष्ट्रीय पंचवर्षीय अगर भारतीय विकास परिषद के अगर बारे में बात करें तो ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देता है कि इसको लागू करना या नहीं करना, यानी कि सी का किसके साथ होना चाहिए था, 4 के साथ। तो सी का 4 के साथ आप कहाँ पे मैच करके देखते हैं, या तो बी होगा या फिर डी होगा। ओके, अगर हम आगे बात करना चाहें तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या होता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है फ्रेंड्स वो इस क्या करता है कि राष्ट्रीय जो आय होती है इसका आकलन करता है, यानी कि कह सकते हैं कि डी का फर्स्ट होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट तो यहीं पे मिल रहा है, इस वजह से कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कार्य क्या है? तो मुद्रा का निगमन करना इसका कार्य होता है, जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट का 3 तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स की प्लानिंग बॉर्डर्स जो है वो क्या है, योजना विकेंद्रीकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? ये क्वेश्चन लोगों ने एक बार भी डिस्कस किया भी था पहले भी, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से था। तो फिलहाल अगर बात करें कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक कार्य कौन करता है, तो वो संगठन होता है फ्रेंड्स जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको इंग्लिश में सेबी कहते हैं। और सेबी का फुल फॉर्म याद रहेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स व्यय कर जो होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 20 का बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि भारत में कृषि आय पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्थ सारथी सोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो यहाँ पे मैं बताने कि एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टांडा। जो टांडा पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूपी के अंबेडकर नगर जिले में ये स्थित है, जो कि एक प्रकार का कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, जिसको टांडा थर्मल पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्रकार का कोयला आधारित संयंत्र है, ना कि गैस। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेगा कि ये यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेल की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है कि 1974। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 1974। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी पड़ता है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।